नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है डॉक्टर अंशुल शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मिलेट्स, मोटा अनाज या फिर श्री अन्न, हाल फिलहाल के दिनों में इन शब्दों की खूब चर्चा रही और होना भी चाहिए, बिकॉज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी गंगवार। डॉक्टर ओपी गंगवार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर तैनात हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मिलेट्स क्या हैं और श्री अन्न या मोटा अनाज, क्या ये अलग अलग हैं या ये एक ही चीज़ें हैं? देखिए, मिलेट्स या जिन्हें अब नया नाम श्री अन्न दिया गया है या कोर्स सीरियल जिन्हें मोटा अनाज आप बोलते हैं, ये कोई एक फसल का नाम नहीं है। इसके अंदर जो स्मॉल ग्रेन्ड सीरियल क्रॉप्स ही आती हैं और बॉटनिकली ये उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसको दूसरे स्टेपल सीरियल्स हैं जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, वो आते हैं, यानी कि पोएसी फैमिली जी। लेकिन एक तो ग्रेन साइज़ के आधार पर और जो इनके ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा रफ़ होता है, इसलिए इनको कोर्स सीरियल भी कहते हैं। और दूसरा, न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर इनको दूसरे सीरियल से एक अलग रखा गया है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, एक जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि ये कोर्स सीरियल्स हैं, इनमें क्या कुछ किस्में इसके अंदर आती हैं या कौन कौन से अनाज हैं जो मिलेट्स के अंदर आते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मिलेट्स एक फसलों का समूह को बोलते हैं जो स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स हैं। तो इसमें 8-9 फसलें हैं जो कि हमारे भारत में उगाई जाती हैं और उनको विशेष तौर पे 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक मेजर, जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं, मेजर मिलेट्स, उनमें बाजरा मुख्य है, बाजरा जिसको हम परल मिलेट बोलते हैं, और दूसरा ज्वार जिसको सोरगम भी कहते हैं। और जो माइनर मिलेट्स हैं या स्मॉल मिलेट्स हैं, उनमें जो मेन है वो है रागी को कहीं कहीं मंडुआ भी बोलते हैं और इसको फिंगर मिलेट्स इंग्लिश में बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि इसका जो टॉप होता है जहाँ सीड बनते हैं वो ऐसे फिंगर का आकार का होता है, इसलिए उसको फिंगर मिलेट्स बोलते हैं। और इसको रागी और फिंगर मिलेट्स एक ही चीज़ है। और दूसरा जो इसमें फसल आती है वो है आपका प्रोसो मिलेट को चीना बोलते हैं, और कोदो मिलेट, या दूसरा जो हमारा है एक कुटकी होता है, लिटिल मिलेट बोलते हैं उसको, और वाइनयार्ड मिलेट को झंगोरा या फिर इसको झंगोरा बोलते हैं कहीं कहीं, और सांबा भी बोलते हैं, सांबा या सामा, कुछ भी आप उसको बोल लें। और दूसरे जो इसमें और मिलेट्स की बात करें, एक ब्राउन टॉप मिलेट होता है जिसको छोटी कंगनी भी कहते हैं, फॉक्सटेल मिलेट है जिसको हम कंगनी बोलते हैं, और हमारे जो हिमालयन रीजन है इसमें इसको कौनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मिलेट्स हैं, इनके एक पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, मिलेट्स बोला जाता है। मिलेट्स या श्री अन्न का नाम अभी दिया गया है। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 2023 का वर्ष है, इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फैसला लिया है, भारत के ही प्रयासों से ये सब संभव हो पाया है। इनमें ऐसा क्या कुछ गुण है इन फसलों में कि इन्हें इतने इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिल रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा, जो दूसरे हमारे सीरियल्स हैं उनकी अपेक्षा अगर उनसे कंपेयर करें तो इनकी जो इनमें पोषक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और कई ऐसी खासियत हैं जिसके कारण ये मतलब दूसरे सीरियल से अलग रखे गए हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें जितने भी हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जितने भी विटामिन्स हों या मिनरल्स हों या एंटीऑक्सीडेंट दूसरे फाइटोकेमिकल्स हैं या फाइबर हैं, वो सारे भरपूर मात्रा में होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक होते हैं सारे मिनरल्स या कुछ भी। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो किसी में तो मतलब बहुत ज़्यादा किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या किसी की मात्रा होती है। जैसे अगर मैं कहूँ एक न्यूट्रिएंट है कैल्शियम,
ठीक है। हम सभी जानते हैं जैसे कैल्शियम हमारी जो बोन ग्रोथ है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, जी। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और एक हमारे लिए डेली जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो लगभग 1000 mg की होती है, और बच्चों में थोड़ा ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो हम इस मिनरल की पूर्ति के लिए जनरली या तो दूध लेते हैं जी। या अंडा लेते हैं, जी। ठीक है। हम सीरियल को छोड़ दो, हम दूध और अंडे से कंपेयर करते हैं जी। इसका। तो जो दूध में 100 ml दूध में लगभग 125 mg कैल्शियम हमें मिल जाता है। जी। वहीं अंडे की बात करें तो 100 ग्राम अंडे में लगभग 50 मिलीग्राम कैल्शियम हमें प्राप्त हो जाता है। और अगर मैं मिलेट्स की बात करूं तो रागी, मंडुआ, इसमें लगभग 350 mg तक कैल्शियम होता है 100 ग्राम ड्राई ग्रेन में। यानी दूध में उतनी क्वांटिटी लेने के लिए हमें दिन के 3 गिलास पीने पड़ेंगे, और ये 100 ग्राम में ही मतलब हम उस क्वांटिटी को अचीव कर लेंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं 350 और 125, यानी कि लगभग 3 गुना दूध से और 6-7 गुना अंडे से ज़्यादा कैल्शियम हमारे रागी में है। जी। इसी तरह से जो बाजरा है, बाजरा में मैग्नीशियम होता है, और दूसरा मैंगनीज है, जिंक है, इनकी भरपूर मात्रा होती है। मैग्नीशियम का मैं आपको रोल बता देता हूँ। मैग्नीशियम जो होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनकी मसल्स को रिलैक्स करके रखता है। तो ये काफ़ी हद तक जो हमारे CVD होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज होती हैं, उनको रोकने में मदद करता है, और माइग्रेन को भी कम करता है। और दूसरे जो जितने भी मिलेट्स हैं, इनके एक खासियत होती है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। जी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब जब ये हम खाते हैं, इनका डाइटरी फाइबर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। सभी मिलेट्स में सीरियल की अपेक्षा करीब कई गुना ज़्यादा इनमें डाइटरी फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर का अपना रोल है, और जिसके कारण इनका जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है, और ब्लड में जो हमारा शुगर जाता है वो धीरे धीरे जाता है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए मिलेट्स काफ़ी फ़ायदेमंद हैं उनकी सेहत के लिए। डॉक्टर साहब, इसी से मैं अगला प्रश्न लेना चाहूँगा। आज के दौर में हमने देखा है बहुत लोगों में डायबिटीज़ है, या बहुत लोगों में अन्य तरह की बीमारियां हैं, जिनमें अगर हम अपने सामान्य जीवन की बात करें, रोज़मर्रा की बात करें, तो हमारा जो अनाज का इंटेक रहता है वो शायद चावल में रहता है ज़्यादातर, या व्हीट में रहता है। और अगर डायबिटीज़ की बात करें तो बहुत से लोगों को चावल खाने को मना की जाती है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो व्हीट नहीं खा पाते हैं। तो क्या इन मिलेट्स में भी इस तरह की कोई मतलब परेशानियाँ आम इंसान को होती हैं, या ये इन अनाज से ज़्यादा अच्छे हैं किसी तरह से? जी, जैसे मैंने कहा कि मतलब डायबिटिक पर्सन के लिए मिलेट्स रिकमेंड किए जाते हैं कि वो मिलेट्स खाएं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसमें जैसे ग्लूटेन प्रोटीन होती है, हम गेहूं खाते हैं या जौ लेते हैं, उसका आटा खाते हैं कुछ भी, तो ग्लूटेन प्रोटीन से भी कुछ लोगों को इशू होते हैं, इंटॉलरेंस होता है जी। या क्या कहते हैं जो डायबिटिक हैं उनके लिए मिलेट्स मतलब एक अल्टरनेटिव के रूप में है। वो लोग मिलेट्स खाएं तो उससे मतलब उनको कोई इस तरह की समस्या नहीं होगी, उनकी डायबिटीज़ मेंटेन रहेगी। और मिलेट्स की एक खासियत होती है कि इनमें जो कई फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जैसे फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट हैं और विटामिन्स वगैरह जो भी हैं, तो जो ये चीज़ें होती हैं इनसे कई तरह की बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह है वो भी कंट्रोल रहता है। और आजकल एंग्जाइटी या हाइपरटेंशन का काफ़ी मतलब इशू आ रहे हैं लोगों में, तो उस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। और जो डाइटरी फाइबर की बात की थी मैंने, तो चूँकि इनमें जो फाइबर होता है वो काफ़ी हाई होता है दूसरे सीरियल की अपेक्षा, तो जब हम खाते हैं तो ये हमारे जो गट में बैक्टीरिया होते हैं उनके फूड का काम करता है, मतलब प्रीबायोटिक का काम करता है। अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं गट में उनको मल्टीप्लाई करता है और उनकी नंबर को बढ़ाता है। गट माने आंत इंटेस्टाइन। तो हमारी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है। और साथ में इनके जो दूसरे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, लिग्नान्स वगैरह होते हैं, तो उनमें जो कभी कभी अल्सर हो जाता है किसी के या कोलन कैंसर होता है, तो उनको प्रिवेंट करने में काफ़ी मतलब
कारगर हैं मिलेट्स। डॉक्टर साहब, आपने इसके इतने सारे फ़ायदे बताए। मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई आम इंसान अपने डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को अपनाना चाहे तो उसके पास क्या कुछ विकल्प हैं, कैसे वो अपनी डेली लाइफ में इनको मतलब कंज्यूम कर सकता है, उसके पास कौन से ऐसे व्यंजन हैं या क्या कुछ तरीके हैं जिसमें वो इसको अपनी डेली लाइफ में ला सकता है, खान पान में ला सकता है? देखिए मिलेट्स भी जैसे मैंने कहा और सीरियल की तरह सीरियल ही हैं, स्मॉल ग्रेन सीरियल हैं। तो जैसे और सीरियल हम यूज़ करते हैं गेहूँ धान, उसी तरह से हम मिलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ज्वार बाजरा या कुटकी है, सामा है, कंगनी है, तो इनके आटा भी आते हैं, इनके ग्रेन्स भी आते हैं। हम सिंपल जैसे हमारे घरों में हम बनाते हैं, चीज़ों को पकाते हैं, उसी तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ग्रेन्स का कभी दलिया बना के यूज़ कर सकते हैं, या सांबा वगैरह है, इनकी खीर, बहुत कभी खीर बना ली जी। बाजरे के लड्डू बना लिए, कुछ भी मतलब कई तरह के पकवान इनसे बनाए जा सकते हैं। जो भी आप चाहें बना सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे भारत देश की बात करें तो क्या कुछ प्रोडक्टिविटी या क्या कुछ एरिया है जो मिलेट्स की क्रॉप्स के अंडर आता है? देखिए अगर हम इनका मिलेट्स का इतिहास देखें भारत में, तो इनके उगाने का प्रमाण तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसकी खुदाई में भी ये प्रमाण मिलते हैं कि ज्वार, रागी या कुटकी, जिसे लिटिल मिलेट कहते हैं, इनकी ग्रेन्स मिले हैं। तो इसका मतलब ये हमारे भारत में बहुत पहले से उगाए जा रहे हैं और भारत में ये स्टेपल फूड भी रहे हैं। ठीक है, मैं कहूँगा कि जो एरिया इनका डिक्लाइन हुआ भारत में, वो पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुई थी 1967 या 68 में, उसके बाद जैसे जैसे मतलब व्हीट का एक बहुत बड़ा जंप आया, व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा गेहूँ का, और जो एरिया इनके अंडर था मिलेट्स के अंदर, वो धीरे धीरे गेहूँ और पैडी या राइस के कल्टीवेशन में चला गया। और पिछले 40 सालों में मिलेट्स का लगभग 55% एरिया डिक्रीज़ हो गया, मतलब घट गया। जी। एरिया घटा तो प्रोडक्शन भी घटा। ठीक है, और प्रोडक्शन, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी रही, प्रोडक्शन तो घटा लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, उपज जिसे बोलते हैं, जी जी, वो बढ़ी। उसका कारण ये था कि जो हमारे मिलेट्स हैं, इनका शोध कार्य और उनकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, क्योंकि विशेषकर ज्वार या बाजरा की जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, कई हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, रागी की हैं, और जो हमारे स्मॉल मिलेट्स हैं उनकी भी कई वैरायटीज़ हैं जो अच्छी उपज देती हैं और उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। इस कारण प्रोडक्टिविटी नहीं घटी, इनकी इंक्रीज हुई। अगर हम हाल की बात करें, प्रेजेंट का स्टेटस ये है, मैं अभी एक एपीडा का मतलब डाटा मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने 2021-22 में जो इनका टोटल प्रोडक्शन मिलेट्स का बताया है वो 19.8 मिलियन टन के आसपास है, और ये 15.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया भारत में हो चुका है। एक्चुअली एक प्रोग्राम था 2018 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर सब मिशन चलाया गया था, सब मिशन ऑन मिलेट्स। जी। उसी समय इसको न्यूट्री सीरियल्स भी बोला गया था मिलेट्स को। तब से इनका एरिया और प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा है। जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इनके लिए नई नई वेराइटियाँ आ रही हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटियाँ हैं, इनकी प्रोडक्शन बढ़ी है। मैं जानना चाहूँगा ऐसे कौन कौन से संस्थान हमारे देश में हैं जो इनकी इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं या जहाँ पर इन अनाजों पर शोध कार्य चल रहा है? देखिए अगर संस्थान की बात करें तो ICAR का जो मेन संस्थान है या इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर आप मिलेट्स की सारी तरह की जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने उनके पब्लिकेशंस हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री डाउनलोड हैं, पढ़ सकते हैं। उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। ये हैदराबाद में है, राजेंद्र नगर में। और आज के समय में मिलेट्स से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इस इंस्टीट्यूट को दी गई हैं। अभी हाल में इस इंस्टीट्यूट को जो ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया है।
इसके तहत मतलब इनमें शोध कार्य के लिए बहुत सारे फंड दिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड दिए जाएंगे। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है मिलेट्स के शोध कार्यों में और उनकी अवेयरनेस के बारे में। तो मतलब डॉक्टर साहब, जैसे ये इंस्टीट्यूशन की बात हम करें कि शोध कार्य तो हुआ, अगर आम जनता किसी तरह से इस इंस्टीट्यूट से फ़ायदा लेना चाहे या इस रिसर्च संस्थान से कोई फ़ायदा लेना चाहे, तो क्या कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो ये संस्थान आम लोगों के लिए दे रहा है? जी, शोध कार्य जैसे मैंने कहा यही नहीं है, मतलब जो मेजर मिलेट्स है हमारे रागी और ज्वार बाजरा, वो और भी संस्थान हैं जो इसमें हैं। हमारे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसे हम इक्रिशैट बोलते हैं, वो भी हैदराबाद में ही है। ज्वार और बाजरा उसके मैंडेट क्रॉप हैं, वो भी काफ़ी मतलब मार्केटिंग में, जो इनके प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, उनके मैंडेट में एक क्रॉप रहती हैं, वो भी रिसर्च कार्य कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में अब एक इंक्यूबेटर है, क्या कहते हैं जिसको हम टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर बोलते हैं, TBI न्यूट्री हब नाम दिया गया है अभी रिसेंट में। तो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हमारे यंग माइंड एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इसमें आना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और ये पूरी मतलब उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उनको जो ट्रेनिंग देना है या कैसे उनको लोन लेना है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर उसका प्रचार कैसे करना है, कैसे सेल करना है, मार्केटिंग करना है, सभी में मतलब A to Z ये हेल्प करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने स्टार्टअप्स की बात की। स्टार्टअप आजकल बहुत चलन में भी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इन मोटे अनाज या मिलेट से रिलेटेड क्या कुछ स्टार्टअप्स इस वक्त मार्केट में हैं, या किस तरह से लोग इसके स्टार्टअप्स में अपने आप को मतलब एंगेज कर सकते हैं? देखिए, स्टार्टअप्स की बात करें तो प्रोडक्ट तो मिलेट्स के मार्केट में हर तरह के अवेलेबल हैं। आपको सारे मिलेट्स ग्रेन, उनको किसी भी आप अच्छी शॉप पे चले जाइए, मॉल में चले जाइए, सारे आपको मिल जाएंगे। उनके फ्लावर्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे आपने स्टार्टअप्स की बात की थी, तो कई स्टार्टअप्स हैं जो इसके गाइडेंस में स्टार्ट किए गए हैं, जैसे सलर फार्म है या ईट मिलेट्स है, एम फार्म मिलेट्स है या नेटिव फूड स्टोर है। ये कई प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे इंस्टेंट नूडल या और भी जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए, मिलेट्स से सारे पकवान या सब चीज़ आप बना सकते हैं जो और सीरियल से बना सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक इन्होंने बुक भी पब्लिश की है IIMR वालों ने, उसका नाम है मिलेट रेसिपी। उसमें हर एक मिलेट से क्या क्या हम बना सकते हैं वो दिया हुआ है। ये बुक को हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। अगर आप चाहें वहाँ से डाउनलोड करके, और जिनको पकवान का शौक़ है तो वो जी वहाँ से डाउनलोड करके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि स्टार्टअप्स भी हैं इस से रिलेटेड, इसका मतलब है कि आम जनता इसकी खेती भी कर सकती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई इसकी खेती करना चाहे तो किस तरह की जलवायु या किस तरह का इरिगेशन सिस्टम इसके लिए ज़रूरी होता है, या क्या कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो स्पेसिफिकली हमें इसके लिए मतलब अपनानी पड़ेंगी, या इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है? देखिए, मिलेट्स जो हैं ये बहुत ही क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स होती हैं। कहने का मतलब है कि क्लाइमेट अगर ठीक नहीं है, एडवर्स कंडीशन में है, तब भी क्या कहते हैं ये अच्छी उपज दे जाती हैं। और इनको सामान्यतया एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में हम उगाते हैं, और काफ़ी कम या कम लागत के साथ इनको उगाया जा सकता है, क्योंकि इनमें जो हार्डी क्रॉप होती हैं और पेस्ट इंसेक्ट भी इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। और यही कारण है कि इनको मतलब लो इनपुट के साथ किसी भी ज़मीन में, इनको मार्जिनल लैंड में उगाते हैं, या कभी इनको ऑर्फन क्रॉप्स भी बोला जाता था, क्योंकि जहाँ पर दूसरी क्रॉप नहीं उग सकती हैं वहाँ पर मिलेट उगाए जा सकते हैं जी। कुछ लोग इनको फेमाइन क्रॉप्स भी बोलते हैं मिलेट्स को, क्योंकि अकाल की स्थिति में ये ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ उपज दे जाती हैं। यानी कि डॉक्टर साहब, हमने सुना भी है कि पहले कोदरे का आटा हुआ करता था, ऐसे बीज थे जिसको आपने फिंगर मिलेट कहा, कि इनको 100 साल तक भी हम स्टोर करके रखते हैं। क्या ये सही बात है, और ऐसा क्या इनमें है कि इनकी स्टोरेज इतनी लंबी है? देखिए, रागी का केस है हाँ जिसको हम मतलब काफ़ी समय तक उनको स्टोर करके रख सकते हैं, और इनके स्टोरेज में इंसेक्ट पेस्ट इसमें नहीं लगते हैं,
और इसीलिए हम 50 वर्ष तक भी इनको स्टोर करके रख सकते हैं और इनकी क्वालिटी मतलब कम नहीं होती है। चीज़ें वही हैं, फाइटोकेमिकल्स की बात करें या जिसके कारण इनमें पेस्ट वूस्ट नहीं लगते हैं तो इस वजह से ख़राब नहीं होते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे इनकी खेती करना बहुत आसान है, इनको स्टोर करना बहुत आसान है, इनको डेली लाइफ में लाना भी आसान है, तो ऐसे क्या कुछ कारण रहे कि इनकी खेती मतलब कम होती गई भारत में? ऐसा क्या कुछ हुआ कि लोगों ने इनको उगाना छोड़ दिया? देखिए, इसका मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक तो जो हमारी मेन क्रॉप है, स्टेपल सीरियल जैसे हम गेहूँ धान बोलते हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो लैंड इनके कल्टीवेशन में थी वो उन क्रॉप्स को चली गई, ठीक है। तो वो उस तरह से इनका डिक्लाइन होता चला गया और धीरे धीरे फिर एक टेस्ट भी होता है, गेहूं का ही टेस्ट बन गया और मिलेट्स को हमने साइड लाइन कर दिया। मतलब लोगों ने गेहूं का ही स्वाद अपना बस। लिया और इनको छोड़ दिया। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस साल वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का यूनाइटेड नेशंस ने जो फैसला लिया है, इसके क्या कुछ मायने हैं भारत के लिए और पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो क्या कुछ मायने इसके निकल के आते हैं? देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभ इतने ज़्यादा हैं। हमारे भारत का या भारत सरकार का ये प्रयास है कि मिलेट्स के उत्पादन में और एक्सपोर्ट करने में इंडिया एक हब बने, मतलब केंद्र का काम करे पूरे संसार के लिए। और ये इंडिया का ही प्रपोजल था FAO को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके तहत यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2021 में ही मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया था। तो जब ये यूनाइटेड नेशंस किसी भी इशू को हाईलाइट करना चाहते हैं या लोगों में उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो या तो इंटरनेशनल डे, वीक या ईयर या डिकेड भी उनको डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि उसके जो भी फ़ायदे हैं या जो भी उसका लाभ हैं वो हर एक इंसान तक पहुँचे और उसको बढ़ावा मिले। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने के पीछे का लक्ष्य ये था कि आम जनता तक इन अनाजों की पहुंच हो सके, हम स्वस्थ जीवन जी सकें और इसको हम अपनी डेली लाइफ में ला सकें। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इसका यूज़ भी बढ़ेगा और लोगों में इसके लिए जागरूकता भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, ये अश्योर्ड है कि मतलब आने वाले समय में मिलेट्स का समय होगा और लोग ज़रूर इसको इनके हेल्थ बेनिफिट को देखते हुए ज़रूर इनको अपनाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मिलेट्स हैं, ठीक है, ये हमारे कई बीमारियाँ या तो होने नहीं देते या क्या कहते हैं उनको क्योर करने की भी क्षमता रखते हैं। इनकी थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है, आई मीन्स क्यूरेटिव वैल्यू होती है। जैसे अस्थमा के पेशेंट के लिए मिलेट्स रिकमेंड किए जाते हैं, पर्टिकुलरली बाजरा, जी, ठीक है, ताकि ये अस्थमा को क्योर भी कर सकते हैं। जी। और जो आपने अभी क्या दूसरा एक क्वेश्चन और किया था। डॉक्टर साहब, समय का अभाव है, मैं आपको यहीं रोकना चाहूँगा, क्षमा करें। आपने हमें आज इसके विषय में हमें बहुत सारी जानकारी दी। आपने हमें बताया कि मिलेट्स क्या हैं, कैसे हम इनको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, क्या कुछ इनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।